To the party, come welcome. हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट वीज में। तो दोस्तों आज एक और लर्निंग वीडियो लेकर आए हैं। हफ्ते की हफ्ता है, छुट्टी है, तो एक और लर्निंग वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2007 और 8 की फाइनेंशियल क्राइसिस कि कैसे ये क्राइसिस स्टार्ट हुई और कैसे यूएस में स्टार्ट होने के बाद में ये पूरे वर्ल्ड मार्केट ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में फैल गई। ठीक है दोस्तों, पूरी इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो गई इस क्राइसिस के चलते हुए। तो ऐसा क्या हुआ था, क्या रीजन रहे दोस्तों, ये क्राइसिस क्यों हुई, कैसे यूएस ने इस क्राइसिस को हैंडल किया और कैसे इंडिया पर इसका इंपैक्ट हुआ। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे क्रैश के अंदर हमेशा अगर इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो क्यों लगाना चाहिए उसको पैसा इन क्रैश के अंदर, क्यों, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कि हर क्रैश में जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है वो और इन्वेस्टरों से बेनिफिट उठाते ही उठाता है, उसे कम प्राइस पे शेयर मिल जाते हैं। तो वर्ल्ड के नॉन फेमस इन्वेस्टर क्या बोलते हैं, फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। सो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट इसी क्योट से और सीखेंगे क्या होता है इस क्राइसिस के अंदर। तो कंप्लीट स्टोरी दोस्तों आप आराम से वीडियो को ध्यान से देखना, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो दोस्तों 2007-8 की जो मंदी हुई थी वो स्टार्ट हुई थी दोस्तों 2007 में। ठीक है, 2007 में। और ऐसा नहीं कि इसके सिम्टम्स पहले नहीं मिले, बहुत से लोग थे जिनको इसके सिम्टम्स 2 साल पहले ही पता लग गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो बिल फाड़ा गया था वो था सब प्राइम क्राइसिस हाउसिंग बबल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आप ध्यान से देखना और सुनना, सब प्राइम क्राइसिस के बारे में आपको हम बताते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, अभी आप स्टोरी पे ध्यान दो। तो दोस्तों सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ ना, हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस थी दोस्तों ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के बाद की। जो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके बाद की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस मंदी थी ये। तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि जो बैंक थे वो टारगेट करते थे लो इनकम ग्रुप को, जो होम बायर थे उनको लोन देते थे। ठीक है, तो वो ज्यादा रिस्क ले रहे थे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये बस्ट हो गया और यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही बबल, और ये काली छाया, काले बादल छाने लग गए जब ये बस्ट हुआ, सब जगह हड़कंप मच गया दोस्तों। तो बात स्टार्ट होती है दोस्तों मई 2005। आप जानती हो एक फंड मैनेजर थे माइकल बरी, ठीक है, जिनको द बिग शॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप किया सब प्राइम मॉर्गेज बॉन्ड के ऊपर डॉइचे बैंक से $60 मिलियन के इन्होंने सीडीएस खरीदे। ये 2005 में खरीदे इन्होंने, ये पहले ही भाप गए थे इस चीज को। तो इन्होंने $60 मिलियन के सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदे और ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वोलेटाइल रहेगा 1 से 2 साल के अंदर और ये इनको इससे पैसा बन जाएगा। ये 2005 में अपना सोच के चल रहे थे और मंदी आई वहां पे 2007 के एंड में। तो अब आप बोलोगे ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है? तो दोस्तों क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जैसे आप डेरिवेटिव करते हो ना कॉल पुट ऑप्शन, ऐसी ये करेंसी मार्केट का, ऐसी ये बॉन्ड मार्केट के लिए एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट है दोस्तों ये। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है स्वैप को कि अपना रिस्क जो है ना, क्रेडिट जिसने उधार दे रखा, अब ये बैंक भी तो पैसा उठाते हैं ना कहीं से, तो ये उधार दे रखा, तो ये बैंक आपको अगर ये सीडीएस दे देते हैं जिसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बैंक में, बैंक ने लोन दे रखा है हाउसिंग का लोन, तो उसको एक क्रेडिट गारंटी दे देते हैं, सीडीएस ले ले भाई तू मेरे से, और तेरा जो रिस्क है जो तुमने पैसे लगाए हैं मुझे दिए है उसका गारंटर मैं ही हूं। ठीक है, तो अब जो माइकल बरी थे इन्होंने इस सीडीएस का फायदा उठाया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि लेंडर सीडीएस बाई करता है इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, अनदर इन्वेस्टर से, और वो एग्री करता है कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट हुआ, यानी कि जो ये बैंक लोन दे रहे थे होम बायर को, अगर ये डिफॉल्ट हुआ तो बैंक पैसे देगा मुझे। अगर मैंने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, आपका सीडीएस खरीद रखा है और आपने मेरे पैसे को लोन में यूज कर रखा है, तो मैं उसका रिस्क नहीं लेता अगर बोरोवर डिफॉल्ट हुआ, वो होता रहे।
मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, बैंक को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसे लेते हैं, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तो तुम पैसे दोगे। तो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? एक तरह से आप मान के चलो एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, प्रीमियम दर भरना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो रेगुलर प्रीमियम भरना पड़ता है जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी में करते हो। तो लेंडर इसमें वरीड नहीं होता कि अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका पैसा सेफ है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले तो जो ये क्रेडिट सीडीएस जो यूज होता था ना दोस्तों, वो हेजिंग के लिए यूज होता था, लेकिन 2004-5 के बाद जो भी ये करने लगे तो इसका यूज आर्बिट्रेशन में होने लग गया, ठीक है, आर्बिट्रेशन में होने लग गया और स्पेकुलेशन में होने लग गया दोस्तों इसका यूज। क्योंकि ये डायरेक्टली आप बॉन्ड मार्केट को तो शॉर्ट नहीं कर सकते ना, लेकिन स्वैप के थ्रू आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अगर किसी चीज का स्वैप ले लेते हो तो एक तरीके से वो आप शॉर्ट बन के चले गए, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। तो सीडीएस दोस्तों बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है 2008 की मंदी में, ठीक है दोस्तों। और इसी में ही 2010 में जो यूरोप के अंदर जो मंदी आई थी, जो ग्रेट रिसेशन, ग्रीस के अंदर जो बैंक कोलैप्स हुए थे, वो उसके अंदर भी ये सीडीएस ही था, ये सीडीएस ही था उसके अंदर भी, जिसने ये इतनी बड़ी मंदी स्टार्ट कर दी थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डुबा दिया था, ठीक है दोस्तों। आपको ये सीडीएस के बारे में। तो अब इन्होंने क्या हुआ, माइकल बरी ने जो पोजीशन ले ली थी $60 मिलियन की, ठीक है, सीडीएस के अंदर सीडीएस ले लिया था। तो अब वहां पे अमेरिका के अंदर सीडीएस देता कौन था? जो ये बैनस्टैन इन्वेस्टमेंट बैंक था, लेमन ब्रदर्स था, एआईजी था, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो था ना, इंटरनेशनल ग्रुप, ये इंश्योरेंस कंपनी भी थी और फंड फाइनेंस के अंदर भी डील करते थे। तो ये क्या करते थे, इनसे इन्होंने खरीदा। अब इन्होंने जो माइकल बरी ने तो खरीदा था डॉइचे बैंक से, तो इनसे डील चलती रही। तो ये लार्जेस्ट ग्रुप थे, बैनस्टैन, लेमन ब्रदर एंड एआईजी। एआईजी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो था, ये मोस्टली डील करते थे, ये सीडीएस देते थे आपको, इन्वेस्टर को, मोर्गेज बैक सिक्योरिटीज के उसमें। और मोर्गेज बैक सिक्योरिटी क्या होती थी? एक बंडल था जो वन पैकेज के अंदर रख देते थे, कह लगे भाई ये रख लो, और इसके ऊपर इंश्योरेंस आपको मिल जाता था सीडीएस के थ्रू, ठीक है, आप सीडीएस ले सकते थे उसके अंदर। तो आ जाते हैं दोबारा से माइकल बरी की स्टोरी के ऊपर, क्या हुआ, कैसे इन्होंने छांपे पैसे। तो दोस्तों आपको सीडीएस तो समझ में आ गया हो ना, क्रेडिट डिफॉल्ट क्या होता है। तो अब क्या हुआ, जब 19 मई 2005 में ये क्या करने लग गए, माइकल बरी सीडीएस लेने लग गए, डॉइचे बैंक से लिया इन्होंने $60 मिलियन का, ठीक है। तो ये क्या प्रोजेक्ट कर रहे थे कि अब 2 साल में ना वोलेटाइल होने वाला है और तेजी से ये डिफॉल्ट होंगे तो इनका पैसा बनेगा, ठीक है, इनका पैसा बनेगा। तो ये बैंकों से खरीदने लग गए सीडीएस, ठीक है दोस्तों। मई 2005, मंदी आई 2007 और 8 के अंदर, लेकिन ये 2005, क्योंकि ये डायरेक्टली ना ये स्टडी करने लग गए थे मार्केट को 2004 से ही, और इनको पता लग चुका था क्या प्रॉब्लम है, कि बैंकों के पास जो हो रखा है ना, पैसा तो आ रखा है, ठीक है। उनकी भी स्टोरी आपको बताता रहूंगा मैं आपको। बैंकों के पास पैसा आ रखा है तो बैंक देख नहीं रहे थे कहां पे पैसा देना है, क्या देना है, एक्सेसिव लीवरेज हो गया था बैंकों का। तो इस चक्कर में इनको पता लग गया था। तो ये क्या करना चाह रहे थे ना, ये आपको डायरेक्ट ये बॉन्ड तो शॉर्ट कर नहीं सकते थे, तो बॉन्ड शॉर्ट नहीं कर सकते, तो इन्होंने सीडीएस ले लिया। अब सीडीएस किसके बेसिस पे था? सब प्राइम मॉर्गेज लोन के ऊपर था, ठीक है। तो इनको क्या था कि आप डायरेक्ट क्या थे कि जब ये जो बैंक थे जो लोन दे रहे थे, जो जिन्हें बाद में ये सब प्राइम लोन का नाम दिया गया, ये जो लोन दे रहे थे, ये बरोबर की इनकम को देख के लोन नहीं दे रहे थे, ये धड़ल्ले से इनके पास सिस्टम में पैसा था तो इनको दे रहे थे, इनको मिल रहा था बेल आउट वहां से, जो इनके ट्रेजरी वाले ऑफिसर थे उनकी तरफ से बेल आउट मिल रहा था इंस्टीट्यूशन को, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो इन्होंने, माइकल बरी ने ये चीजें पहचान ली थी, ठीक है। और ये 2004 और 2005 के अंदर ये स्कैन करते करते इन्होंने डजन ऑफ प्रोस्पेक्टस स्कैन कर लिए कि क्या एक्चुअल में है, और इनको 2005 में नॉलेज हो गई थी और ये खरीदने स्टार्ट कर दिया था इन्होंने सीडीएस, ठीक है दोस्तों। तो अब सीडीएस खरीद लिया। अब जब वो एक्चुअल में वो मंदी आई दोस्तों, तो लोगों के डिफॉल्ट होने स्टार्ट हो गए और माइकल बरी ने बहुत मोटा पैसा कमाया। अब एक तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं क्या एक्चुअल में था। देखो, सपोज करो आपके पास अब $2 लाख, ठीक है, $2 लाख की एक ईयर की प्रीमियम भरते हो किसी 10 साल के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में, ठीक है। और वो स्वैप है दोस्तों $100 मिलियन का, ठीक है, 10 साल का $100 मिलियन का स्वैप है, और उसमें आप $2 लाख की हर साल प्रीमियम भरते हो, ठीक है दोस्तों।
तो अब इसमें क्या होगा ना, वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, आप हर साल $2 लाख भरते हो, तो 10 साल का स्वैप है, तो $20 लाख हो गए, यही हो गए ना, $2 मिलियन हो गए ना, $2 मिलियन हो गए ना, $2 लाख भर रहे हो, तो 2 लाख इंटू आप 10 साल करोगे तो $20 लाख हो गए ना, तो आप मैक्सिमम इतनी तो प्रीमियम भर सकते हो। अब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हो गया कि आप जब अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपको $100 मिलियन मिलेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे अब 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में कभी भी डिफॉल्ट हो जाए, आप हर साल 2 लाख की प्रीमियम भर रहे हो डॉलर की, $100 मिलियन के स्वैप पे, ठीक है। और ये किसी भी कंपनी के ऊपर ले सकते हैं, बॉन्ड के ऊपर ले सकते हैं, कंपनी के इनके ऊपर। तो इसमें आपको $100 मिलियन का जो आपने लिया था, 20 लाख आपने 2-2 लाख करके, आप जिस भी साल में आपका होता है, टोटल आपका लॉस कितना रहेगा, $20 मिलियन का ही रहेगा ना। $20 मिलियन कह रहा हूँ, $2 मिलियन का आपका लॉस रहेगा ना। तो $2 मिलियन का आपका लॉस है, क्योंकि तो 2 लाख रुपए प्रीमियम भर रहे हो आप 10 साल के लिए। इन बिटवीन अगर 5 साल के अंदर डिफॉल्ट हो जाता है, तो आपने टोटल कितने पैसे भरे प्रीमियम के, $10 लाख। तो $10 लाख हो गए 10 साल के लिए। अगर नहीं हो तो मैक्सिमम रिस्क आपका कितना आएगा, $2 मिलियन, 20 लाख का। तो इसमें क्या होगा कि अब अगर वो जो जिसके आपने जिस बैंक के थ्रू आपने सीडीएस लिए, वो अगर ये चीजें डिफॉल्ट होती है, तो वो बैंक आपको पैसे देगा। आप वहां पे बैट खेल रहे हो और पैसे कितने मिलेंगे, $100 मिलियन, जिसका आपने खरीदा है, जिसके ऊपर आप प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है। मतलब आपकी 10 साल के अंदर कभी भी डिफॉल्ट हो गया, आपको $100 मिलियन मिलेंगे, ठीक है। दोगे आप कितने, $2 मिलियन। तो आपको पता लग गया ना मेरा रिस्क कितना है और रिवॉर्ड मेरा इतना है। तो उस बेसिस पे स्टडी चल रही है। तो ये डेट अमाउंट क्या हो गया, तो अब ये जीरो सम गेम है दोस्तों। या तो मेरे $2 मिलियन जीरो होंगे अगर डिफॉल्ट ना हुआ, लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया तो मुझे सीधा 100 टाइम्स मिलेगा, समझ रहे हो। यानी कि $2 मिलियन से सीधा $100 मिलियन मेरे हाथ में। तो नुकसान इसका किसको होगा, नुकसान होगा उस कंपनी को जो दे रहा है आपको सीडीएस, और उसके जो बॉन्ड होल्डर है उस कंपनी के, उनको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। उनके बॉन्ड होल्डर के पैसे भी जीरो, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी कंपनी, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी कंपनी। तो अगर आप बोर्ड कर रहे हो सीडीएस, डाउनसाइड डिफाइन है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट अपसाइड है ना, वो मल्टीपल है दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से सीडीएस। तो इन्होंने इसी तरीके से दोस्तों माइकल बरी ने पैसे कमाए इस मंदी से, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं, कौन कौन शामिल थे इसके अंदर, क्या क्या हुआ। तो कैरेक्टर क्या क्या थे दोस्तों, सबसे पहले तो लेमन ब्रदर, ठीक है, वहां का यूएस का बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट जो था ना, वो सब प्राइम लोन्स में था। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने भी सीडीएस इशू किए थे। तो अब सीडीएस में क्या है ना दोस्तों, मतलब जो इन्वेस्टर है ना, उनके पैसे जो एक्चुअल में सीडीएस खरीद रहे हैं, तो पूरे उस इंस्टीट्यूशन की इतनी वैल्यू नहीं रही जितने उनके इस मंदी में उनके सीडीएस की वैल्यू जाती। तो अब पैसे कहां से देगा, एक तो इनके हाउसिंग में मर गए पैसे, एक तो बढ़ने के लिए बैंकों के लिए ये पड़ गया, एक इन्होंने जो सीडीएस इशू कर रखे थे, तो ये इनके लिए सिरदर्दी बन गई। तो मतलब जितने की टोटल वैल्यू इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट बैंक की नहीं रही, जितने भी इन्वेस्टर थे उनको उतने का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब कहीं से तो बेल आउट देना पड़ेगा ना, तो सबके बॉन्ड मार्केट होल्डर के सबके पैसे मर गए, इन सीडीएस वालों के पैसे बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेमन ब्रदर का इन्वेस्टमेंट था, तो ये हेवीली इन्वेस्टेड थे सब प्राइम मॉर्गेजेस में, और ये डाउनफॉल झेल नहीं पाए दोस्तों। और सितंबर 15 2008 के अंदर ये चले गए बैंकरप्सी के लिए लेमन ब्रदर, और यहां से दोस्तों इंटरनेशनल बैंकिंग क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है 15 सितंबर 2008 से, ठीक है। दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों हैंक पॉलिसन, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी। इनकी क्या गलती रही दोस्तों, इनकी जो अप्रोच थी ना डील करने की, जो इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे थे, इनकी सबसे बड़ी गलती रही है, इन्होंने पैसा मुहैया कराया, पैसा मुहैया करा के बैंक के अंदर एक्सेस लिक्विडिटी डाल दी, लिक्विडिटी डालने के बाद बेल आउट पैकेजेस दिए। अब बैंकों के पास हो गया पैसा ज्यादा, तो बैंक अब इन्वेस्टमेंट करने लग गए। ये रिस्ट्रिक्शन कुछ रहा नहीं, इन्होंने लोगों को पैसे देने स्टार्ट कर दिए, उनकी वेरीफाई करना छोड़ दिया लोन का, और वहां पे जो सब प्राइम क्राइसिस के अंदर हाउसिंग बबल बस्ट हो गया, लोगों के पैसे, इनका जो इन्वेस्टमेंट लोगों को दे रखा था डूब गया, ठीक है दोस्तों। तो इनके हैंक पॉलिशन की भी बहुत बड़ी वो रही है।
तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप ध्यान से सुनना, अगर फ्री नहीं हो तो बाद में भी देख सकते हो आप, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको लर्निंग मिलेगी इस स्टोरी से। तो दोस्तों हैंग पॉल्यूशन ने जो दिया वो बैंकों ने बांटना स्टार्ट कर दिया, देखा नहीं, कोई वेरीफाई नहीं किया, और उसकी वजह से ये चीजें होने लग गई। तीसरा आ जाता है दोस्तों सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने जो पता लगा तो फेडरल रिजर्व ने रेस्पॉन्स किया, अनप्रेसिडेंटेड मेजर लिए गए, स्टेबलाइज किया गया सिचुएशन, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को कट किया गया, और इंटरेस्ट रेट को मतलब उस टाइम पे जब ये चीजें बात स्प्रेड होने लग गई ना, इंटरेस्ट रेट 6 महीने में 6 कट करे फेडरल रिजर्व ने, और इसको नियर टू जीरो लेके आ गए। और यूएस डॉलर वीकेंड पहले से ही था दोस्तों इस क्राइसिस के चक्कर में, और कमोडिटी के प्राइस दोस्तों बूम कर रहे थे क्योंकि चाइना की उधर से डिमांड स्ट्रॉन्ग थी। तो क्रूड ऑयल उस टाइम पे दोस्तों $147 पर बैरल था, स्टील $1000 पर टन। मतलब कमोडिटी ने ऐसी बूम साइकिल देखी ना उस टाइम पे, बाकी सब चीज मंदी, अब डॉलर भी ऊपर जा रहा है, सारे काम ये हो रखे, तो कमोडिटी साइकिल वो। और याद रखो जब भी कमोडिटी साइकिल ये ऐसा वो है ना, कमोडिटी साइकिल जब भी अपर बैंड पे चलती है ना दोस्तों, और ये बूम पे आती है, तो ये सबसे ज्यादा हैमर करती है गवर्नमेंट और अर्थव्यवस्था को, क्योंकि इनके प्राइस बढ़ेंगे तो फिर सब चीजों के प्राइस बढ़ेंगे दोस्तों। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कमोडिटीज के प्राइस एकदम से हाइप में क्रिएट हो गए, ऊपर बूम लेके आए। लेकिन चाइना तो कर रहा था, चाइना अपनी डिमांड को ही छोड़ रहा था, चाइना तो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा था। मेजर इस क्राइसिस के बाद ही चाइना के अंदर अमेरिकन इन्वेस्टरों का पैसा लगने स्टार्ट हो गया था। ये इतनी बड़ी क्राइसिस थी दोस्तों। तो चाइना आज जहां है ना, 2008 के बाद जो पैसा वहां लगा, इन्वेस्टमेंट हुआ वहां पे, प्रोडक्शन बनाए गए वहां पे, वो इसी वजह से इस क्राइसिस का ही फायदा चाइना ने उठाया था, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हो गए, घटने स्टार्ट हो गए, सॉरी, इंटरेस्ट रेट वहां पे घटे, 0.75% ईच कट हुए दोस्तों, 6 कट हुए, और इस इंटरेस्ट रेट को जीरो पे लेके आ गए, जीरो के पास 0.25 0.10 के आसपास लेके आ गए, ठीक है। तो मार्केट, यूएस की मार्केट फॉल हो रही थी और कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे थे, और क्रूड $147 पे चला गया था दोस्तों, और इन्फ्लेशन की वरी और बढ़ने लग गई, और स्ट्रॉन्ग डिमांड चाइना से आने लग गई, और पीपल और लोग एनकरेज हुए कमोडिटी में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि कमोडिटी का हाइप बन रहा था उस टाइम पे, भागते जा रहे थे कमोडिटी के स्टॉक। तो वो उस चक्कर में ये काम चलता रहा वहां पे, ठीक है दोस्तों। अब इस क्राइसिस के बारे में दोस्तों ऐसे नहीं किसी को पता नहीं था, इस क्राइसिस के बारे में सबको पता था, क्योंकि ये जितने भी लोग थे ना, काम हो रहा था, आपको हर चीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन पता लगता रहेगा। अब क्या हुआ कि यूएस की ये जो जेपी मॉर्गन थे ना, 2006 में, मई 2006 में उन्होंने वार्न कर दिया था हाउसिंग का डाउनटर्न आने वाला है, ठीक है। 2006 की रिपोर्ट है, मई के अंदर इन्होंने बता दिया था, लेकिन तब कोई फोकस नहीं कर रहा था ना ये चीजें होगी नहीं होगी, गवर्नमेंट संभाल लेगी। अगस्त में 2006 में यील्ड कर्व भी ने भी सिग्नल दे दिया था कि 1 से 2 साल के अंदर रिसेशन आएंगे, वो भी इग्नोर किया सबने। फरवरी 2007 में जो प्राइसेस है, वो जो रिपोर्ट आए, जो हाउसिंग के जो प्राइसेस है वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हुए, क्योंकि क्या हुआ ना, लोगों ने एक लोगों के पास 2-2 3-3 घर बना लिए, क्योंकि लोन मिल रहा था उनको, फ्री का लोन मिल रहा था ना, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा था उनको, सिस्टम के अंदर पैसा था, तो लोगों ने उठाया, एक लोगों के 3-3 4-4 घर। अब जब डिमांड इतनी हुई तो तब तो प्राइस पूरे थे, अब लोगों के पास इतना वो हो गया क्राइसिस के टाइम पे, अब इनके पास चुकाने के लिए तो पैसे नहीं रहे ना, अब लोन कैसे दे, तो इन्होंने डिफॉल्ट मारना स्टार्ट कर दिया। अब ये बोलने लगे भाई तुम घर ले लो अपना, भाई बैंक मॉर्गेज में क्या रखेगा, अगर तुम लोन पे नहीं कर रहे तो आपका जो घर आपने ले रखा है, आपने गिरवी रख रखा है, जिस बेस पे आपने लोन लिया वही तो गिरवी रख सकता है ना, सबने गिरवी रख दिया, लोगों भाई रखो तुम अपना, वही तो गिरवी है। अब जब इतना गिरवी रख दिया, बैंक कहां बेचने जाए, घरों की जो डिमांड तो कुछ रही नहीं, जब प्राइस नीचे आ लिया हाउसिंग के, सप्लाई इतनी एक्सेस होगी बैंकों के पास, इतने प्रॉपर्टी हो गई, अब अगर कहीं सिस्टम में जाके अगर वो कहीं पे डील भी करेगा तो प्रॉपर्टी के रेट इतने सस्ते थे, वो अपने लोन तक का पैसा वो दे सकते थे, उनके घर की वैल्यू जितने का लोन है उससे भी हाफ हो गई थी, तो आनी थी ये क्राइसिस। तो ये सीन हुआ, और जुलाई 19 के अंदर 2007 के अंदर डाउ 14,000 से ऊपर 14,000 टच किया था इसने हाई, और अगस्त 16 के अंदर 2007 के अंदर ये यहाँ से डाउन चैनल स्टार्ट हो गया था डाउ और नैस्डैक का, और ये वहां से मतलब 20 ट्रेडिंग सेशन में 12 ट्रेडिंग सेशन में गिरा, और 8.3% गिरकर बंद हुआ, 1164 पॉइंट गिर गया वहां से, और यहाँ से नीचे की जर्नी दोस्तों स्टार्ट होने लग गई।
यही है हेनरी पॉलिसन जिसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर पूरा साथ दिया इनका। एक तो है दोस्तों बियर स्टेंस ग्रुप था जो इन्वेस्टमेंट बैंक था, और लेमन ब्रदर था, और एआईजी अमेरिकन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ग्रुप जो था ये इनमें काम करता था। अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप था जो फाइनेंस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का काम करते थे। ये थे सीडीएस देने वाले और एमबीएस मॉर्गेज बंडल देने वाले। तो 31 जुलाई 2007 के अंदर बियर स्टेंस ने लिक्विडेट कर दिया अपने दोनों के दोनों हेज फंड। ठीक है दोस्तों, दोनों के दोनों हेज फंड लिक्विडेट कर दिए। और अगस्त 6 में 2007 में अमेरिकन की जो होम मॉर्गेज फील्ड थी ना, वो कंपनी थी अमेरिकन होम मॉर्गेज फील्ड, वो भी बैंकरप्ट हो गई। और 2007 में ही सितंबर 18 को एफओएमसी ने रिड्यूस करना कर दिया स्टार्ट फंड रेट, जो फेडरल रेट के रिटर्न रेट होते हैं उनको। उस टाइम पे रेट थे दोस्तों 5.25%, और इनको नीचे लेके आने लग गए। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी को बूस्ट किया इन्होंने। 2 दिसंबर 2007 में एम्प्लॉयमेंट के आए यूएस के अंदर टाटा वो 5% को हिट कर गए थे। ठीक है, 17 दिसंबर 2007 में जो डेल्टा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थी वो भी चली गई बैंकरप्सी के लिए। और 2007 में ही 19 दिसंबर को एसएनपी ने भी डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग। जो सब प्राइम लोन वाले थे, जितने भी ग्रुप जिनमें सब प्राइम लोन में इन्वेस्ट कर रखा था जिन्होंने पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। और जनवरी 11 में 2008 में बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका ने फाइनेंशियल $4 बिलियन की डील पकड़ी और $4 बिलियन इन्वेस्ट किए स्टॉक ऑप्शन के थ्रू, और इसने कंट्री वाइड फाइनेंशियल को खरीद लिया। ठीक है दोस्तों, और कंट्री वाइड को खरीद लिया इन्होंने, $4 बिलियन स्टॉक ऑप्शन के थ्रू खरीदा इन्होंने दोस्तों। ठीक है दोस्तों चलो फिर सब प्राइम क्राइसिस को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, आपके डाउट होंगे मन में कि सब प्राइम क्राइसिस है एक्चुअल में क्या। तो देखो दोस्तों, सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ ना, एक्चुअल में 2008 की मंदी आई इसी की वजह से थी। मेन कल्प्रिट यही था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि लेंडर ने लोन जो दिया ना नॉर्मल रेट पे दिया, लेकिन रिस्क प्रोफाइल नहीं देखी कि एक्चुअल में उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है जिसको तुम लोन दे रहे हो। तो इन्होंने वीकर सेक्शन को लोन देना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने हाउसिंग खरीदना स्टार्ट कर दिया। हाउसिंग के बेसिस पे ये लोन था, और वो एक्चुअल में हाउसिंग के प्राइस बर्स्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि ये लोन जो वीकर सेक्शन था ना दोस्तों, इन्होंने क्रेडिबिलिटी चेक नहीं की। आज तुम बैंक से लोन लेते हो, तुम बैंक सिविल चेक करके देता है ना, उसके इस क्राइसिस के बाद ही ये सिविल वगैरह के ऊपर फोकस हो गया दोस्तों। ये रेगुलेशन जो आए हैं, आज तुम लोन लेने जाते हो, क्यों सिविल देखता है, क्यों रेटिंग देखता है, ये इसके बाद ही स्टार्ट हुए दोस्तों सिविल वगैरह। तो बैंक क्या करता था, रिस्क अब सिस्टम के अंदर वो हैंड पॉलिशन ने पैसा तो डाल रखा था सिस्टम के अंदर, बैंकों को एक्सेस पैसा मिलने लग गया। तो अब एक चीज ना इंटरलिंक है दोस्तों। तो सिस्टम में पैसा आया, अब वो पैसा आया तो वो पैसा उन्होंने लोन बांटना स्टार्ट कर दिया। अब हाउसिंग के लोन दे लोन हर बैंकों ने लोन देना स्टार्ट। अब उन्होंने रिस्क प्रोफाइल देखना बंद कर दिया। उस सिस्टम में पैसा था, पैसे अगर देखेंगे तो अब पैसा पड़ा बैंक के अंदर, अब उसको करेंगे तो करेंगे क्या, तो उनको तो धंधा देखना था ना। तो उन्होंने बिना रिस्क मैनेज किए उन्होंने लोन बांटने स्टार्ट कर दिए, और उनकी क्रेडिट लैंडिंग बहुत पुअर थी दोस्तों। तो हाउसिंग का बबल बना और उनके लोन जो थे वो डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गए, और यहां से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर यहाँ पे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल एक ऐसी चीज है ना, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है ना कि एक जगह प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो ये वर्ल्ड वाइड फैलेगी, ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड फैलेगी। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जब सब प्राइम क्राइसिस स्टार्ट होने लग गया, अब स्टार्टिंग में इसके अंदर घूम फिर के क्या बात आने लग गई, इधर एक सारे बैंक डूबने लग गए, जिनके सब प्राइम में थे वे सब डूबने लग गए। आप ये चार्ट देख सकते हो, इसके अंदर आपको दिखा रखा है। अब क्या हुआ, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट घटाने स्टार्ट किया इसको रोकने के लिए। ठीक है, रेट कट करे। ठीक है, अब जो बियर स्टेंस ग्रुप था उसको एक्विज किया गया, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला तभी तो एक्विजिशन हुआ ना, नहीं तो ये भी कोलैप्स कर गया था। इसका एक्विजिशन किया मॉर्गन चेज ने, $2 पर शेयर में पहले तो लगाए रेट इसके $2 में कि पर शेयर के हिसाब से हम पैसे दे देंगे बॉन्ड होल्डर को।
जो भी पैसे बैठ रहे, अब बॉन्ड होल्डर को तो कुछ मिलना ही नहीं था, सब सीडीएस वालों को जाना था। तो अब $2 के हिसाब से लगने थे, लेकिन इसका जो स्टॉक था ना वो ट्रेड करता था पहले $60 पे, कुछ महीने कुछ वीक पहले ही $60 पे, जब तक का ये प्रॉब्लम आई नहीं थी सामने कि इन बैंकों के इतना कर्जा है। ठीक है, क्योंकि अब जो इनके बैंकों के अंदर जो इन्वेस्टर बैठे थे ना, जहां से ये पैसे लेके आते थे, अब बैंक एक तरफ, वे इन्वेस्टर एक तरफ, उन इन्वेस्टरों का इतना पैसा हो गया था सीडीएस के थ्रू, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था, क्योंकि उनको तो 100 गुना पैसा मिलना था ना दोस्तों, सीडीएस ले रखे थे, तो वो बड़े हो गए थे, बैंक छुट्टे हो गए थे। तो इसका ट्रेड करता था $178 पे, वहां से गिर के दोस्तों इसका नीचे में डील $60 पे आया, $60 से फिर यहाँ पे डील ये हुई, ये $2 पर शेयर पे इन्होंने जेपी मॉर्गन चेज बैंक ने इसकी डील लगाई, लेकिन एक मीटिंग के बाद फिर बाय आउट प्राइस फाइनलाइज हो गया $10 पर शेयर के हिसाब से। मॉर्गन चेज ने ये बियर स्टैंड एक्विजिशन को खरीद लिया। ठीक है दोस्तों, लेमन ब्रदर कोलैप्स ही हो गया था, लेमन ब्रदर तो कोलैप्स हो गया था दोस्तों, लेमन ब्रदर तो कोलैप्स हो गया था 15 सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर तो कोलैप्स हो गया था। लेकिन हाँ, इन्होंने बियर स्टैंड को एक्विजिशन कर लिया था, और बाकी तुम्हारी ये एआईजी भी कोलैप्स हो गई थी, अमेरिकन होम मॉर्गेज फील्ड बैंकरप्सी में चली गई थी, ये भी कोलैप्स हो गया था। ठीक है, अब इनके पास बचा ही कुछ नहीं था, डेल्टा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी कोलैप्स हो गई थी उस टाइम पे। इसी चक्कर में इनकी सबकी पोजीशन थी दोस्तों इसमें, सब प्राइम लोन के अंदर, इसी वजह से ये कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या समझे, ये सीडीएस जो था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों 2008 के अंदर। 2008 और यूरोप में जो क्राइसिस हुई 2010, इसके अंदर बहुत मोटा हाथ है इसका, इसके वजह से ही मरे हैं ये सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपना आगे। ठीक है, अब समझो, अब फाइनेंशियल टर्म में क्या होता है ना दोस्तों, जब एक चीज चलती है ना तो डोमिनो इफेक्ट मिलता ही मिलता है, चेन रिएक्शन होगा ही होगा। तो अभी क्राइसिस यूएस की नहीं थी, ये पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में फैल गई थी। ठीक है, सब जो और देशों के जो बैंक थे वो भी डरने लग गए, भाई तुम्हारे साथ तो ऐसा ना हो जा, समझ रहे हो। तो वो क्योंकि देखो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो है, पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी है ना, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ना, तो एक दूसरे से हम इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, मानो या ना मानो इंटरकनेक्टिविटी है। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम क्रूड तेल खरीदते हैं तो हमारे से कुछ सब्जियां ये चीजें खरीदता है, तो हम इंटरकनेक्टेड तो है ना। तो वो हमारे इधर के जो ग्लोबल बैंक थे ये भी इस रिस्क को समझने लग गए, ये भी सोचने लगे कि हमारे साथ ये ना हो जाए, पैनिक मच गया गंदे वाला इंटरनेशनल मार्केट में। और इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक मचने के बाद में ट्रिगर हुआ दोस्तों ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि वो सारे को फैलना था ही, वो फैलना था ही दोस्तों। बड़ा ही गंदा माहौल था उस टाइम का, मतलब डर इतना था ना दोस्तों कि ये स्टॉक मार्केट को सब सट्टा बाजार बोलने लग गए थे कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। और यूएस ने हिट कर देता अनएम्प्लॉयमेंट 5% पे, हर जगह से निगेटिव न्यूज आ रही थी, मतलब वही है ना, बादल छापते हैं तो उस टाइम पे फिर यही रहता है, कूड़ा करकट ही मचती है, और कमोडिटी के प्राइस ऊपर जा रहे थे। ठीक है, पर इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा चाइना ने उठाया, चाइना के को इन्वेस्टमेंट मिलती ही रही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डोमिनो इफेक्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में रिकवरी हुई स्टार्ट। ठीक है, फेड इन्वॉल्व हुआ, फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट काटे, उसको नियर टू 0 लेके आ गए, और ये सारा काम हुआ अंडर बेन बर्नेट लीडरशिप में। वो वहां के फेड के चेयरमैन थे उस टाइम पे, उनके लीडरशिप में ये सब चीज हुई। फिर सुधरा ये मामला और अनप्रेसिडेंटेड मेजर लिए गए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया गया, इंटरेस्ट रेट कट हुए, और मतलब नियर टू 0 आ गए थे दोस्तों इंटरेस्ट रेट। और सिस्टम के अंदर ना मैसिव इंजेक्शन किया कैपिटल का इंजेक्ट किया उधर से फेडरल रिजर्व ने, इधर से गवर्नमेंट ने बेल आउट किया, गवर्नमेंट इंटरवीन हुई, और ये जितने बड़े बड़े बैंक थे इनको कोलैप्स होने से बचाया, नहीं तो ये सारे में फैल जाते और सारे बैंक कोलैप्स हो जाते अगर गवर्नमेंट बेल आउट ना करती उस टाइम पे। ठीक है, उनका फंक्शनिंग सुधारी। अब इससे हमें दोस्तों क्या लर्निंग मिलती है, इस क्राइसिस की लर्निंग लेसन क्या लर्न हुआ इसमें, कि अब बैंक क्या करने लगे ना, फेडरल रिजर्व इनके ऊपर ना सिक्योरिटी बिठा दी बैंकों के ऊपर। अब तुम जाकर देखो, अब आरबीआई जैसे है हमारे यहाँ पे, आरबीआई स्क्रूटनाइज करता है, हर हफ्ते डिटेल मांगेगा, ये रिपोर्ट दो वो रिपोर्ट दो,
देखेगा कर्जा तुमने गलत तो नहीं दे रखा, किसी लोअर इनकम ग्रुप को दे दिया वो कर्जा, वो चीज देखता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस पड़ा, ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब चीज जो है भाई बता दो पहले शुरुआत में, कंट्रोल हो जाएगा। पहले बैंक छुपा रहे थे इन चीजों को, दे रखे $40 बिलियन, दिखा रहे बैलेंस शीट में $10 बिलियन है मेरा तो सब प्राइम में। तो ये चीजें तो, और रेस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हुई दोस्तों, ठीक है। तो ये लेसन, ये रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हुई यहाँ पे। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं इस ग्लोबल क्राइसिस का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कैसा पड़ा, ठीक है। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ा दोस्तों, हम दुनिया से अछूते नहीं। लेकिन हमारी मार्केट का क्या सीन चल रहा था, निफ्टी फुल मूड में था दोस्तों 2007 में। यूएस से तो ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही, वहां पे मंदी स्टार्ट हो रखी। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा ना, एफआईज का पैसा आएगा, यूएस में मंदी है, सारे काम। तो हमारी मार्केट तो फुल मूड में थी, ऐश कर दी थी हमारी मार्केट। क्या हुआ, मार्च 2007 में 3821 पे था निफ्टी, और दिसंबर 2007 में हमारी निफ्टी पहुंच गई 6138, ठीक है, 6138 पहुंच गई। तो हमारे 2007 में, फिर इनको पता लगा 2007 खत्म होने के बाद में जनवरी 2008 में क्या लगा, रहे नहीं ये तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है भाई, तुम्हारे लिए भी धोखा है। तो यहाँ के इन्वेस्टर को भी डर लगा, और जनवरी 2008 में हमारे यहाँ पे क्रैश स्टार्ट हुआ, 5137 पॉइंट, निफ्टी 16% डाउन जनवरी 2007 में। और इसने लो टच किया दोस्तों फरवरी 2009, पूरा 13 महीने चला ये डाउनफॉल। और फरवरी 2009 में निफ्टी 6138 से गिरकर 2763, ऑलमोस्ट 60 से 70% वैल्यू गिरा चुका था, ठीक है, वहां पे बॉटम लगा इसका। तो अब क्या है ना, देखो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है ना दोस्तों, सब इंटरकनेक्टेड है इंस्टीट्यूशन। तो जो रिपल इफेक्ट है ना, ये सबसे ज्यादा है रिपल इफेक्ट, और इसकी रीच ना बहुत बड़ी होती चली जाती है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है सारे एक दूसरे से। तो ये अफेक्ट करता है दोस्तों इकोनॉमी को अक्रॉस ग्लोब, सब इसके चपेट में थे। यूरोप भी था, फिर यूरोप में 2008 में ग्रीस वाला सीन हो गया, वो भी सीडीएस के चक्कर में हुआ। ये सब इंटरलिंक है सारे एक दूसरे से, एक क्राइसिस स्टार्ट हुई, दूसरी को लीड कर दिया इस क्राइसिस ने। तो इंडिया का इंपैक्ट वैसे तो ज्यादा कुछ इंपैक्ट इसका इस पर नहीं था, लेकिन एक्सपोर्ट पे तो दोस्तों पड़ेगा ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो वहां पे इंपैक्ट पड़ा, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री थी उनपे खत्म हुई, और सबसे ज्यादा दोस्तों इंपैक्ट पड़ा स्टॉक मार्केट में। मतलब इस फॉल के अंदर ना हमारी जो जीडीपी थी ना इंडिया की, वो 9% से घटकर 7.8% पे आ गई थी, और अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 12 बिलियन वर्थ के इन्वेस्टरों ने पैसे निकाले स्टॉक मार्केट से, और ट्रेड में और फिस्कल डेफिशिएट को बहुत ज्यादा हर्ट पड़ा। आप ये देख सकते हो वर्ल्ड इंडिया ग्रोथ, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा निफ्टी का, बहुत गंदे तरीके से दोस्तों क्रैश हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो वही सीन है कि हमारी गवर्नमेंट ने संभाला, उधर यूएस की गवर्नमेंट लग रही थी तो उन्होंने संभाला, तो उस चक्कर में ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए दोस्तों। तो ये था इंडिया के अंदर सीन, क्योंकि देखो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, वो पूरे सिस्टम को खत्म कर देती है अगर फाइनेंस गड़बड़ाता है किसी भी इकोनॉमी का ना। जैसे आपने देखा होगा अभी ग्रीस के अंदर यही तो हुआ था, पूरी यूरोप का मामला डगमगा दिया था इस ग्रीस में, वहां का जो बैंक कोलैप्स हुआ था, उससे भी यही फाइनेंशियल हुई थी। तो फाइनेंशियल का ये है ना, इसमें बहुत चीजें बहुत देख के सोच समझ के चलनी चाहिए। और एक इंडिया इंपोर्टर है दोस्तों, अब कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती दोस्तों कमोडिटी के प्राइस बढ़े, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक करता है इन्फ्लेशन से, और डायरेक्टली प्राइसेस एकदम से बढ़ेंगे कमोडिटी के, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो हर चीज कमोडिटी से तो बन रही है ना, कमोडिटीज का यूज हर जगह हो रहा है, तेल, तुम्हारा मेटल हो गया, तुम्हारा कुछ भी चीज ले लो कमोडिटीज रिलेटेड, तो वो महंगी हुई तो उससे सिंपल सी बात है हर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया, चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, चाइना ने इन्फ्लेशन को नीचे लाने नहीं दिया, उसकी तरफ से स्ट्रॉन्ग डिमांड थी दोस्तों। उस टाइम पे ने अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, फिर अमेरिका से सारे इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए चले गए थे। चाइना ने यहाँ पे गेम खेल लिया दोस्तों, ठीक है। इस क्राइसिस में यूएस नीचे आया, चाइना ने अपना काम कर दिया। तो दोस्तों फाइनली आपको पसंद आई होगी। तो इससे हमने क्या लर्निंग पॉइंट मिला दोस्तों में 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से, कि हमें रिमाइंडर रखना चाहिए कि कितनी कॉम्प्लेक्स फ्रेगिलिटी है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, एक जगह कुछ हुआ तो दूसरी जगह इंपैक्ट वायरल हो गई होगा, ठीक है। तो अगर इन इवेंट को देख के हमें ये सीख मिलती है कि कितना इंपॉर्टेंस है रेगुलेशन, रेस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिस, ठीक है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना जरूरी है, तो फ्यूचर का रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लर्निंग वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर पसंद आई है तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। तो हमें इन चीजों से सीखना चाहिए दोस्तों, इन क्राइसिस से सीखना चाहिए। और इन्वेस्टर का पैसा इन क्राइसिस में बनता है, जो इन क्राइसिस का फायदा उठाता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक उसको मिलते हैं। क्राइसिस के टाइम पे आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक दोस्तों मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर है ना, ये इस टाइम का इंतजार करते ही है, क्योंकि एक बार बादल तो हटेंगे, बादल हटने के बाद में आपको बुलिश मोमेंटम भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट एंड स्टे इन्फॉर्म अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। Thank you for watching. Remember to like, share and comment. Spread awareness about significant historical event. Thank you दोस्तों, मौज करो दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर उम्मीद है आपको ये टॉपिक की क्लैरिटी मिल गई होगी। 2007-8 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी क्या, कैसे हुई, क्या इसके रीजन रहे, कैसे हम रिकवर किए दोस्तों इससे, और क्या हमें लर्निंग मिली। आपको एज ए इन्वेस्टर आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और भी इवेंट है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में अगले हफ्ते। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले